राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर कवि, पत्रकार और फिल्म समीक्षक विष्णु खरे। विष्णु खरे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी विष्णु खरे हिंदी के जाने माने कवि, पत्रकार और फिल्म समीक्षक तो हैं ही, साथ ही एक कुशल अनुवादक भी हैं। करीब 20 साल की उम्र में टी.एस. इलियट की किताब का अनुवाद करने वाले विष्णु खरे ने दुनिया के महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं के चयन और अनुवाद का शानदार काम किया है। बचपन से ही लिखने पढ़ने के शौकीन विष्णु खरे फिल्म और संगीत से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। भारतीय फिल्मों के साथ ही विश्व सिनेमा में भी गहरी दिलचस्पी रखने वाले विष्णु खरे देश विदेश के कई फिल्मोत्सवों में बतौर जूरी मेंबर शामिल हो चुके हैं। विष्णु खरे का मानना है कि साहित्य जब तक सामाजिक चेतना और जागरूकता न पैदा करे तब तक वो अनुपयोगी है। मुखर पत्रकारिता के पैरोकार विष्णु खरे ये भी मानते हैं कि साहित्य और सिनेमा का काम जनता की परेशानियों को सामने लाना और उन्हें जागरूक बनाना है। विष्णु खरे कई मशहूर अखबारों और पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। साहित्य के साथ साथ फिल्मों पर भी कई लेख और किताबें लिख चुके हैं विष्णु खरे। विष्णु जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। हमें बताइए कि कविता की दुनिया में और साहित्य और पत्रकारिता की दुनिया में छाने से पहले ज़िंदगी जहाँ से शुरू हुई थी तब क्या मंसूबे थे और वो कौन सी जगह थी? भाई देखिए, मैं एक बहुत कह लें गरीब परिवार से आता हूँ। मेरे वालिद मियाँ एक स्कूल मुदर्रिस थे, उसके पहले वर्ल्ड वार सेकंड में गए थे। तो हमारे लिए तो ये था कि एक अच्छी थोड़ी बहुत सरकारी नौकरी मिल जाए तो काम चल जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ी में एमए किया, उसके बाद लेक्चरशिप मिल गई। हाँ, लिखना ज़रूर मैंने 1956 से शुरू कर दिया था और मेरी पहली रचनाएं नागपुर से एक साप्ताहिक प्रकाशित होता था सारथी, उसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे वो बेनामी साहित्यिक एडिटर थे। तो उन्होंने मेरी वो चीज़ें छापी। तब से सिलसिला ये थमा नहीं। तो एक तरफ तो नौकरियां करते गए, दूसरी ओर लिखते गए। तो पहली किताब 1960 में आ गई थी जब मैं 20 साल का था। फिर पत्रकार में बना 22 की उम्र में। जब मैं इंदौर गया तो मैं शाम को इंदौर समाचार एक डेली निकलता था, वो तो मैं वहाँ नाइट सब एडिटर हो गया। तो पत्रकारिता से सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ 1962 से, ये समझ लें आप। उसके बाद थोड़े देर तक पत्रकारिता छूटी रही, फिर बहुत गंभीर पत्रकारिता शुरू हुई 1983-84 में, जब मैंने नवभारत टाइम्स ज्वाइन किया। उससे पहले फ्रीलांसिंग तो करता ही था, लेकिन बाजाबता पत्रकारिता 1983 से शुरू हुई और वो 9-10 साल चली। उसके बाद अब भी फ्रीलांसिंग में चालू है, वो 93-94 में छोड़ दिया मैंने उससे। तो ये 2-3 कैरियर, और साथ में मैं अनुवाद भी करता हूँ, वो भी बहुत किए। तो आप ये समझ लें कि साहित्य की टीचिंग, यहाँ अंग्रेजी पढ़ाई दिल्ली में, साथ में एडिटर, फिर यह है कि फिल्म क्रिटिक। तो ये 2-3 कैरियर सबसे चलते रहे और उनमें अब भी चालू हैं, वो चल रहे हैं अभी। हम बहुत छलांगों में एडिटर और अनुवादक तक आ गए, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाकर एक बार फिर से आपके उस बचपन में झांकें, वो कौन सी जगह थी जहां आपका जन्म हुआ था और वो कौन से हालात थे जिस पहली किताब की बात आप करते हैं कि आप साहिब किताब बन गए, तो किताब होनी है ये कहीं कोई चिंगारी पैदा हुई है? असल में क्या है कि जो आपने मेरी पैदाइशी जगह की बात की, वो छिंदवाड़ा नाम का कस्बा है, छोटा, अब तो खैर बड़ा हो गया है। उसके बाद मेरे वालिद वहीं पैदा हुए, मेरे तीनों भाई वहीं पैदा हुए और हमने स्कूल वहीं से शुरू किया। और मेरी वालिदा की मौत भी वहीं हुई, मेरी 2 बुआएं थी वो भी वहीं गईं।
तो हमारा जो 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 जड़ें हमारी हैं वो छिंदवाड़ा में हैं। उसके बाद चूँकि पिताजी का तबादला हो गया तो हमें छोड़नी पड़ी, और हम छोड़ते भी नहीं। वो सरकारी नौकरी में चले गए तो वहाँ से पिपरिया, पिपरिया से बैतूल, बैतूल से खंडवा, खंडवा से अंबिकापुर, रायगढ़, ये सब होते हुए ये उनका वो रहा। अब ये जो आप किताब की बात कर रहे हैं, मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ क्योंकि हमारे जो उस्ताद थे कुछ, उनका लिटरेचर में बड़ा शौक़ था। तो जब उन्हें मालूम पड़ा कि मैं कुछ शायरी वायरी करता हूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले विष्णु तुम कैसी कविताएं लिखते हो? दिखाई मैंने, बोले हाँ कविताएं तो ठीक हैं लेकिन तुम ज़रा टी.एस. एलियट वगैरह पढ़ो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि आज इंटरनेशनल पोइट्री क्या है। ये किस दौर की बात होगी? ये भाई 1959-60। तब आप क्या पढ़ रहे थे? मैं बीए कर रहा था, बीए हुआ नहीं था, तो मैंने ढूंढ ढांड के एलियट की किताब हासिल की। और जब मैंने पढ़ा एलियट को अंग्रेज़ी में तो वाकई मेरी दुनिया बदल गई। मैंने कहा अरे शायरी तो ये है। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे चुनौती सी लगी उसकी शायरी कि भाई ये हिंदी में अब तक आई नहीं है, और चूँकि अब मैं पढ़ चुका हूँ इसे और कर सकता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैंने तर्जुमा शुरू किया। तो 1959 के आखिर में शुरू किया जब मैंने एलियट को लिखा कि भाई मैंने आपका तर्जुमा कर लिया है और आप परमिशन दें। तो एलियट उस वक्त हार्वर्ड गए हुए थे पढ़ाने, तो उनके ऑफिस से फ़ोन आया, चिट्ठी आई कि साहब एलियट तो है नहीं, हम इस वक्त अमेरिका गए हुए हैं, लेकिन वो कॉपीराइट सारा एक हिंदुस्तानी पब्लिशर को दे चुके हैं सारी ज़ुबानों के लिए, और नया एडिशन हो नहीं सकता, आपको नई परमिशन मिल नहीं सकती। तो आप उस हिंदुस्तानी पब्लिशर से आप राब्ता कायम कीजिए और आप उसको दीजिए मैनुस्क्रिप्ट, वो छाप जाए। तो हमने उसे लिखा। वो उड़िया था आदमी, उसने वाकई हिंदुस्तान की सारी ज़ुबानों के एक मुश्त कॉपीराइट ले रखे थे। तो बड़ा खुश हुआ मेरा ख़त हासिल करके। अरे बोला उसने फ़ौरन भेज दिया। तब पूरा नहीं था, पूरा किया नहीं था, तो उसको पूरा किया आप समझ मई 1960। उसके बाद एक और मैंने गुस्ताखी की। मैंने साहब उठाया, आओ देखा ना ताओ, एक चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को लिख दी कि नेहरू जी आपने सबसे पहली बार एलियट को कोट किया है, 1922 में कोट किया है, तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रेफेस लिखें। वहाँ से टके सा जवाब आ गया कि भाई मानसून सेशन चल रहा है, पंडित जी उसमें बिजी हैं, मानसून लग भी गई थी। अब उन्होंने क्या किया, नेहरू जी ने वो चिट्ठी उन्होंने दे दी रामधारी सिंह दिनकर को और हुमायूं कबीर को कि भाई ये चिट्ठी आई है, अब मैं तो लिख नहीं सकता, आप दोनों देखिए। आपको हैरत होगी कि दिनकर ने लिखा प्रेफेस उसका और हुमायूं कबीर साहब ने लिखा अंग्रेज़ी में, दिनकर ने हिंदी में। 1.5 सफ़े के प्रेफेस हैं, और उसमें साहब हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि इतने बड़े कवि विष्णु खरे ने इसका तर्जुमा कर डाला। मैं 19 साल का, 20 साल का, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं दिनकर जी से 20 साल छिप के रहा। क्यों? उन्हें कहीं मालूम ना पड़ जाए कि मैं छोकरा था। वो मारते मुझको कि तुम इतना छोटे थे, हम तुम्हें ये लिख रहे थे, वो लिख रहे थे, तुम्हें कोई बतलाया नहीं। उनके ख़त हैं, उनके खतूत में मेरे ख़त छपे हैं, उनका ख़त छपा है। तो ये समझ लें आप कि 1960 अगस्त में ये तर्जुमा आ गया। लेकिन ये छिंदवाड़ा में रहते ही हुआ? नहीं, छिंदवाड़ा हम छोड़ चुके थे 1955 में, क्योंकि मेरे वालिद का तबादला हुआ और घर पे कोई था नहीं, तो हम लोग उनके साथ चले जाते थे। ये वाक़या है खंडवा का। खंडवा का वाक़या है, जब उनका तबादला फिर छत्तीसगढ़ हो गया, मैं अकेला रह गया। एक कोठरी में किराए रहता था, 15 रुपये लगता था, खाने का 30 रुपये लगता था महीने भर का, दोनों वक्त का, और किराया 15 रुपये था एक छोटी से कमरे का। और वो मुझे 75 रुपये भेजते थे, उसमें मैं 13-14 रुपये बचा लेता था। और थोड़ा बहुत चूँकि लिखता पढ़ता था, जैसे इलाहाबाद से कहानी मैगज़ीन निकलती थी, उसमें मेरी 2 कहानियाँ आ गई। अब उनका मुआवजा इतना आ गया, 50-50 रुपया उस वक्त,
तो मेरे दोस्त हैरत में आ गए कि ये कहानी लिखने से पैसे मिलते हैं। मैं कहा, हाँ भाई मिलते ही हैं, देखिए 2 मनी ऑर्डर आ चुके हैं। इस किताब से मुझे 350 रुपये मिले रॉयल्टी के, और उसने मुझे 100 किताबें और दे दी। तो किताबों के दाम 3 रुपये थे, तो 300 रुपये करीब वो खड़े हो गए। तो अब जब लड़का सिर्फ 20 साल का है और 600 रुपये उसके हाथ में आ जाए तो वो पागल हो जाता है। 600 रुपया उस वक्त तो डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह नहीं थी, आपसे बतलाऊँ मैं। तो अच्छी आमदनी हो गई हो। तो खंडवा रहते अच्छा, फिर खंडवा में क्या था, थोड़ा एटमॉस्फेयर माखनलाल चतुर्वेदी की वजह से था, और उनके एक भांजे थे श्रीकांत जोशी, वो भी कविताएं लिखते थे। और माखनलाल जी की वजह से खंडवा जो था साहित्यिक तीर्थ था। धर्मवीर भारती आते थे, दिनकर आते थे, बच्चन आते थे, वात्स्यायन आते थे। यानी जो भी बड़ा साहित्यकार था, अगर वो मुंबई जा रहा है या लौट रहा है तो वो एक बार रुक कर दादा के पास जाकर उनके पास बैठकर तब अगली गाड़ी पकड़ता था। तो एक एटमॉस्फेयर था खंडवा में, और कॉलेज में भी था श्रीकांत जोशी की वजह से। और जो जिन उस्तादों की बात कर रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल नए लड़के थे, और वो आए थे इलाहाबाद से और सागर से। तो इलाहाबाद में बड़ा भारी एटमॉस्फेयर था। हाँ, फिराक साहब थे, आप जानते हैं। तो फिराक साहब की वजह से इलाहाबाद पूरा एक लिटरेरी तीर्थ तरीका था। तो वो एक कहानियाँ लाते थे कि वहाँ ये होता था, ये होता था, वहाँ ये किताब पढ़ी जाती थी। तो वो मुझे थोड़ा, वो कीड़ा मुझे काट गया तब से। और दिल्ली आते आते मुझे हो गया 1967। और दिल्ली में तो खैर, दिल्ली तभी से एक तरह की लिटरेरी राजधानी है। तो यहाँ बहुत कुछ काम किए, कुछ इश्क किया, कुछ काम किए, जैसा फरमाया है फैज़ साहब ने, उस तरह का होता रहा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे प्रख्यात कवि, पत्रकार और फिल्म समीक्षक विष्णु खरे के साथ। वालिद उठ गए, उन्होंने कहा ये कहाँ है विष्णु? तो भाई ने कहा कि शायद एनसीसी में चला गया वो। तो उन्होंने घड़ी देखी कि 4 बजे सुबह कौन सी एनसीसी लगती है भाई। तो इंतज़ार करने लगे मेरा लाठी लेकर। जब मैं पहुंचा, मेरी इतनी ठुकाई हुई है मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमारे साथ हैं आज मशहूर कवि, पत्रकार और फिल्म समीक्षक विष्णु खरे। विष्णु जी, ब्रेक से पहले आपने कहा कि 19 साल की उम्र में जी, शब्दों के ज़रिए जो आपने कौशल दिखाया, उसकी गूंजें टीएस इलियट से लेके, नेहरू जी से लेके, हुमायूं कबीर और रामधारी सिंह दिनकर तक पहुंची। शब्दों के ज़रिए की गई इस हलचल से आपको काफ़ी पैसे और शोहरत भी मिली, लेकिन बाद का दौर शब्दों के साथ का जो कारोबार आपका आगे बढ़ा, क्या वो वैसा रह गया जैसा शुरू करते वक्त था? देखिए उसमें काफ़ी फ़र्क आया, कोई शक नहीं, फ़र्क बहुत आया। फ़र्क एक तो ये आया कि वो जो मैंने एक तरह से आप कह लेंगे कैशोर्य या अर्ली जवानी के रौ में वो काम कर दिया, तो मुझे मालूम पड़ा कि वो जल्दबाजी में हुआ। और अंग्रेज़ी में एमए कर लिया, पढ़ाने लगे, दुनिया दिल्ली में आते आते बहुत विस्तृत हो गई। तो मुझे लगा कि अब ऐसी गुस्ताखियाँ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा थम के सोच विचार के काम करना चाहिए। एक चीज़ मैं बतलाना भूल गया आपसे कि फिल्मों से मेरी जो वाबस्तगी है, वो किस्सा बड़ा तवील है लेकिन थोड़ा दिलचस्प भी है। इन द सेंस कि हमारे घर के बहुत पास छिंदवाड़ा में एक पाटनी पिक्चर पैलेस नाम का सिनेमा घर हुआ करता था। वो इतना करीब था कि रात का जो शो था 9 से 12 का, उसको हम घर में बैठ के पूरा सुन लेते थे। तो तमाम बाबुल, मेला, अंदाज, आन, दीदार, ये फिल्में हमने सुनी हैं, देखी नहीं है। हालांकि देखी भी हैं लेकिन सुनी भी हैं। महल सुनी है पूरी की पूरी। तो उस वजह से फिल्म में और फिल्मी म्यूज़िक में मेरी दिलचस्पी बेइंतहा है। हालांकि वालिद बहुत स्ट्रिक्ट थे और वो सिनेमा देखने जाने नहीं देते थे। बल्कि एक बार अनारकली देखते वक्त क्या हुआ, रात के शो में चुपचाप मैं घर से भाग गया पिछले दरवाजे से। हुआ क्या कि बिजली चली गई और वो बिजली आई रात को 2 बजे। फिल्म तो देखनी थी, देखी,
वाले तो उठ गए, उन्होंने कहा ये कहाँ है विष्णु? तो मैं उस वक्त एनसीसी में जाता था, तो भाई ने कहा कि शायद एनसीसी में चला गया वो। तो उन्होंने घड़ी देखी कि 4 बजे सुबह कौन सी एनसीसी लगती है भाई। तो इंतज़ार करने लगे मेरा लाठी लेकर। जब मैं पहुंचा, मेरी इतनी ठुकाई हुई है मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। तो लेकिन शौक़ नहीं गया, देखिए शौक़ ख़त्म नहीं गया। तो फिल्में देखता रहा मैं। फिर क्या हुआ कि नेहरू जी की मेहरबानी से जो पहला फिल्म फेस्टिवल हुआ था इंडिया का, उसमें कुछ नायाब फिल्में आई थी। डसीका की फिल्म आई थी। तो नेहरू जी ने हुक्म निकाला कि ये फिल्में, चंद चुनिंदा फिल्में, ये पूरे हिंदुस्तान में दिखाई जाएंगी। आप सोचिए कि छिंदवाड़ा शरीफ के 30,000 आबादी के कस्बे में बाइसिकल थीव्स आती है, जापानी फिल्म यूकी वारिसू आती है, रूसी फिल्में आती हैं, द क्रेन्स आर फ्लाइंग, स्टालिनग्राड की बैटल पे फिल्म आती है, लेनिनग्राड की बैटल पे फिल्म आती है। ये सब देखी हमने उस वक्त। तो अचानक दिमाग के परखचे उड़ गए कि फिल्म तो ये होती है। हालांकि नादिया, जॉन कावस, बाबूराव भगवान, ये सब स्टंट पिक्चर्स है। इनकी फिल्में, इनको भी हम शौक़ से ही देखते थे, लेकिन फिल्म दरअसल क्या होती है ये तब मालूम पड़ा। तो तब से जो फिल्म का शौक़ लगा, तो इंदौर में, मैं आपसे अभी अर्ज़ कर रहा था इंदौर समाचार की, तो इंदौर समाचार का एक सिस्टर अखबार भी था, सिनेमा एक्सप्रेस। वीकली था या फोर्टनाइटली था, अब भूल रहा हूँ। तो फिल्मों में मेरी दिलचस्पी देखकर और मेरी अंग्रेज़ी देखकर उन्होंने क्या किया कि हॉलीवुड से एक मैगज़ीन मंगवाते थे, और उसमें उस वक्त की हॉलीवुड की फिल्मों का मैं ख़बरें देता और तर्जुमा करता था। तो 1962 से मैं इंटरनेशनल सिनेमा से इस तरह जुड़ा, तर्जुमे से, कि ख़बरें दें भाई कोवाडिस कौन सी फिल्म है, बैनहर आ रही है, इस तरह से, उसमें क्या है, ये सब देता था। उसके बाद तो फिर दिल्ली आते आते फिल्म क्लब का मेंबर हो गया। फिर मैं प्राग गया 25 महीना, चेकोस्लोवाकिया, वहाँ फिल्म क्लब का मेंबर हो गया। 25 महीना मैंने बेतहाशा फिल्में देखी हैं, और उस वक्त की ज़माने की बड़ी से बड़ी फिल्म देख ली प्राग में रहते हुए। तो मैं समझता हूँ कि मेरी फिल्मी ट्रेनिंग, यानी देखने की ट्रेनिंग, 1973 में ख़त्म हो गई। मतलब जो मुझे बड़ी फिल्में देखनी थी वो मेरी खुशकिस्मती थी, देखने को मिल गई। तो एक पुख्ता एक वो बुनियाद मेरी हुई। उसके बाद खैर जब मैं नवाज़ टाइम्स पे आया तो फिल्म क्रिटिक भी हो गया उसके पहले। उसके बाद मैंने अंग्रेज़ी में भी, आपको शायद मालूम हो, पायनियर में लिखा है मैंने, कम से कम 300 रिव्यूज़ हैं मेरी, 150 मेरे लेख हैं। फिर मैं कान बुलाया गया फिल्म फेस्टिवल में, फिर मैं ला रोशेल बुलाया गया, फिर रोटरडम बुलाया गया। तो इस तरह इंटरनेशनल फेस्टिवल में भी मैं एक्सपोज हुआ। तो एक पूरी रचाव बसाव की फिल्मी दुनिया मेरे सामने खड़ी हुई। और अब है ही, अब तो लिखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, बहुत जाता आता रहता हूँ विदेश, बहुत सी फिल्में देखता हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा था, जो मैंने अभी ब्रेक के बाद आपसे सवाल पूछा कि ये जो लिखना है, लिखकर आप क्या करना चाहते थे? मतलब वो तो ठीक है कि उसका बाई प्रोडक्ट था कि आपको कुछ पैसे मिल गए, लोग आपको जानने लगे, उससे कुछ शायद आपका अहम तुष्ट हुआ हो, लेकिन क्या लिखना इसलिए शुरू किया गया था? मैं कतई ना लिखता या कुछ और लिखता अगर मेरी ज़िंदगी में मकसिम गोरकी ना आया होता, कृष्ण चंद्र ना आया होता, मंटो ना आया होता, बेदी ना आया होता, प्रेमचंद ना आया होता। इन लोगों ने मुझे बतलाया कि सामाजिक वाबस्तगी क्या होती है लिटरेचर की, और आपको वही करना है। तो मैं 13 साल की उम्र से यह समझ चुका था कि अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखना है। तो मेरा जो लेखन है सारा, ये जो बड़े मास्टर्स हैं, गोरकी, प्रेमचंद, कृष्णचंद्र शायद इतने बड़े अब ना हो, लेकिन कृष्णचंद्र का उस वक्त तहलका मचा हुआ था। 50 की दहाई में प्रेमचंद, मंटो, बेदी प्रेमचंद, मंटो, ये थे। यानी हिंदी के लेखक तो उस वक्त बहुत कम जाने जाते थे। उस वक्त तक राजन यादव या कमलेश्वर और राकेश का दूर दूर तक पता नहीं था। जिनका पता था वो ये लोग थे, वो उर्दू के लोग थे, या रूसी का आदमी था ये, या प्रेमचंद था, ये लोग थे। तो इन्होंने मेरे माइंड को एक्चुअली मेक किया। दे आर द माइंड मेकर्स। तो वहाँ से जो मैंने सोचा, तय किया कि मैं जो लिखूँगा
वो सामाजिक कमिटमेंट का लेखन होगा, वो पॉलिटिकल कमिटमेंट का लेखन होगा। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे विष्णु खरे के साथ। लेखक को पत्रकारिता में सेंध मारनी चाहिए, वहाँ सुना जाता है वो। तो पत्रकार बने, कुछ ऐसा लिखे कहे कि लोग जागें, नाराज़ हों, उसके पीछे पड़ें, उसको मारने दौड़ें या उसको प्यार करें, गले से लगा लें, तब जो है मैं समझता हूँ कि वो बात बनेगी। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हमारे साथ हैं आज मशहूर कवि, पत्रकार और फिल्म समीक्षक विष्णु खरे। विष्णु जी, इस लेखन, पत्रकारिता और फ्रीलांसिंग के इस पूरे दौर से गुज़रते हुए आज आप जहाँ खड़े हैं, जब आप देखते हैं कि जिन उम्मीदों के साथ आप इस काम को करने आए थे, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई? क्या वो संतोष आपको मिला? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना लेखन है वो तो संतोष मिला थोड़ा बहुत, लेकिन उस लेखन का जो नतीजा होना चाहिए था उससे नहीं मिला। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं मिला, ये मेरी पीढ़ी के या उसके बाद के भी मेरे जैसे सोच वालों के लिए भी ये बड़ी भारी समस्या है कि हमने जो ज़िंदगी कमिटमेंट में गुजारी है या गुजार रहे हैं, इसके नतायज आपको समाज में क्या दिख रहे हैं। समाज कहीं जा रहा है, हमारा चिंतन कहीं जा रहा है, लेकिन इससे प्रेरणा मिलती है कि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है, यानी काम करने की गुंजाइश बची हुई है। आज लड़ने के, लिखने के, बोलने के, अभिव्यक्ति के ख़तरे उठाने के और भी ज़्यादा इम्कान हैं। तो उससे लगता है कि चलो अभी चुके नहीं हैं, अभी थकना भी नहीं है, अभी हार भी नहीं माननी है, चलते जाना है, लड़ते जाना है, देखा जाएगा। ये तो चुनौती हुई। तो मेरा ये मानना है कि आज का लेखक जो है वो सिर्फ लेखक बन के नहीं रह सकता, उसको रहना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ जो एक तरह का हिंदी में कम से कम एक ऐसा साथ है पत्रकारिता और साहित्य का, बहुत सारे साहित्यकार पत्रकार भी हुए हैं, अब भी हैं, मैं इसको बड़ा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि वो दोनों तरफ देखते हैं। वो फर्टिलाइज करते हैं अपने साहित्य को पत्रकारिता से, और अपनी भाषा, अपने तेवर साहित्य के देते हैं पत्रकारिता को। मैं इसको बड़ा अच्छा साथ मानता हूँ। वो साथ निभाना है। हॉलैंड सरी का देश है, वहाँ के एक नावल का तर्जुमा किया है मैंने। वो जो नॉवेलिस्ट है उसका एक एडिशन 7 लाख का छपता है, और हॉलैंड की आबादी कुल मिला के 2.5 करोड़ है। 7 लाख का पहला एडिशन, अब आप सोचिए। तो ये जो चीज़ है पैसा तो देती नहीं, राइटिंग एक्टिविटी कोई पैसा नहीं देती। यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि हॉलैंड के उस लेखक की बातें हॉलैंड की जनता के दिलों को कहीं छू रही होंगी और हमारी नहीं छूती। गुंटर क्रास जो जर्मनी का है, वो अगर एक सेंटेंस बोल दे अपने देश के बारे में, वो देश हिल जाता है। यहाँ लेखक उस तरह के कमांडिंग पावर में हिंदी में नहीं है। मराठी हिलती है, बांग्ला हिलती है, कन्नड़ हिलती है, और तमिलनाडु में तो कई लेखक सीएम वगैरह होते रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेखक को पत्रकारिता में सेंध मारनी चाहिए, वहाँ सुना जाता है वो। तो पत्रकार बने, कुछ ऐसा लिखे कहे कि लोग जागें, नाराज़ हों, उसके पीछे पड़ें, उसको मारने दौड़ें या उसको प्यार करें, गले से लगा लें, तब जो है मैं समझता हूँ कि वो बात बनेगी। इसलिए मैं हमेशा इस बात का कायल हूँ कि लेखक को पत्रकार होना चाहिए, पत्रकार को लेखक होना चाहिए। और अगर पत्रकारिता की ही बात करें, चूँकि एक दौर पत्रकारिता का आपकी नज़रों से गुजर चुका है और एक दौर ये चल रहा है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? 1988-90 के ज़माने से इतना बड़ा उतार आया है पत्रकारिता में, क्योंकि उस वक्त मालिकों ने ये समझ लिया कि ये अखबार हमारे हैं, ये अखबार मुसन्निफ़ों के नहीं है, ये अखबार संपादक का नहीं है, ये अखबार मेरा है, और मैं वही संपादक रखूँगा जो मेरी बात लिखेगा। बल्कि मैं उसको संपादक भी नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा इंचार्ज डेली मार्केटिंग। तो इन लोगों के लिए
अब अखबार पाठकों का नहीं रह गया है, अखबार बाज़ार का हो गया है कि ये उत्तर भारतीय बाज़ार का मैनेजर है, संपादक, ये बम्बई का मैनेजर है, ये कलकत्ता का। अब जहाँ ये सोच आ गया हो, वहाँ पर आप ये बतलाएं कि एक पत्रकार एक ऐसा एक गैरतमंद पत्रकार रह कैसे सकता है। विष्णु जी, आपने साहित्य और पत्रकारिता दोनों के जो मौजूदा हालात हैं उस पर बहुत अपने ढंग से, तीखे ढंग से रिएक्ट किया, लेकिन फिर भी आप इसमें हैं। किस उम्मीद से आप हैं जब इतने सब हालात बड़े ही ब्लीक और अंधेरे से भरे हुए हैं? देखिए, हालात तो ब्लीक हैं। कहा भी जाता है कि जब रात सबसे तारीख होती है तो सुबह होती है। तो उम्मीद तो कभी खोना है नहीं, क्योंकि उम्मीद अगर आप खो दी आपने तो यही तो वो लोग चाह रहे हैं कि आप नाउम्मीद हो जाएं। तो उम्मीद बिना खोए और उन्हें भी थोड़ा नर्वस रखते हुए सारे निज़ाम को और सारे इस तरह के निज़ाम को आपको अपना काम तो करना ही है। मान ली मेरी बात किताब से नहीं पहुंचती, आज जब ऐसे एडिशंस हैं जो कि 60-75 जगहों से निकल रहे हैं, अगर आप एक चुपचाप एक ऐसा सेंटेंस जो आपके पाठकों के दिमाग को बदल सकता हो आप उसमें डाल देते हैं तो बहुत बड़ी बात। तो मेरा रोल जो है, मैं ये देखता हूँ कि क्या मैं थोड़ी बहुत मसलहत करके समाज को बदल सकता हूँ, खुल्लम खुल्ला भी, मसलहतन भी, और जहाँ तक बनेगा वहाँ करूँगा, कर ही रहा हूँ, और समाज बदल भी रहा है सब। तो जहाँ ये हो रहा है वहाँ दुनिया बदलने की तो ज़रूरत बनी हुई है। ये दुनिया तो बदल के रहेगी, आज नहीं, मेरे जीवन काल में नहीं, बदलेगी दुनिया। वो तो दिख रहा है मुझे कि बदलेगी। मैं क्यों नाउम्मीद हूँ? मैं नहीं होता नाउम्मीद। ये थे प्रख्यात कवि, पत्रकार और फिल्म समीक्षक विष्णु खरे। प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।